एक 14 साल की लड़की अपने ही कमरे में डेड मिली। लेकिन असली शॉक तब मिला जब अगले दिन उसी घर की छत पर मिला एक और शव। तो चलिए सीधे चलते हैं इस एक्सप्लेनर में और अनटैंगल करते हैं इंडिया के सबसे नोटोरियस, बैफलिंग और कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल केसेस में से एक को। हम इस पूरी घटना के फैक्ट्स को बिल्कुल न्यूट्रली और ऑब्जेक्टिवली समझेंगे। ये है 2008 का नोएडा डबल मर्डर केस, एक ऐसी मिस्ट्री जो लिटरली आज तक लोगों को हैरान करती है। 2 विक्टिम्स, 2 बिल्कुल अलग सीबीआई थियरीज और कन्विक्शन 0। ये कहानी शुरू से ही इतनी अजीब इसीलिए है क्योंकि अलग-अलग इन्वेस्टिगेटर्स ने एग्जैक्टली सेम एविडेंस को देखा और बिल्कुल ऑपोजिट कंक्लूजन्स निकाले। कानूनी इतिहास में ऐसी उलझन भरी घटना वैसे कम ही देखने को मिलती है। द नाइट ऑफ द मर्डर्स। अब इस केस को समझने के लिए पहले उन फाउंडेशनल फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं जहां एक नॉर्मल सी शाम एक ट्रैजिक हू डन इट में बदल गई। तो ये रहा स्ट्रिक्टली अनडिस्प्यूटेड टाइमलाइन। 15 मई 2008 की रात 9:30 बजे राजेश तलवार घर लौटते हैं। 10:10 पर एक आखिरी फोटो ली जाती है जिसमें 13 साल की आरुषि बिल्कुल ठीक थी। रात 12 बजे के आसपास आरुषि के फोन पर आई कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिलता और फिर अगली सुबह 6 बजे मेड आती है। यहां तक कोई डिबेट नहीं है, लेकिन थियरीज इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होती हैं। 16 मई की सुबह जो ग्रूसम डिस्कवरी हुई उसने सब कुछ बदल दिया। 13 साल के आरुषि अपने ही बेडरूम में मृत मिली और दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। एक ब्लंट हेड इंजरी थी और गला कटा हुआ था। और उसी वक्त ये नोटिस किया गया कि परिवार का लाइव इन सर्वेंट हेमराज घर से बिल्कुल गायब था। सेक्शन 2, अ कॉम्प्रोमाइज्ड क्राइम सीन। अब देखते हैं कि इमीडिएट आफ्टरमैथ में इनिशियल पुलिस रिस्पांस ने किस तरह पूरी इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। यूपी पुलिस के इनिशियल इन्वेस्टिगेटिव फेलियर्स काफी शॉकिंग थे। उन्होंने अपार्टमेंट को ठीक से कॉर्डन ऑफ ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 15 से ज्यादा बाहरी लोग क्राइम सीन पर आते जाते रहे, जिससे 90% क्रूशियल फोरेंसिक डेटा या तो नष्ट हो गया या कंटेमिनेट हो गया। और तो और उन्होंने टेरेस की चाबी ढूंढने या उसे सिक्योर करने की कोशिश भी नहीं की। और यहां आता है इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक दिन बाद जब आखिरकार टेरेस का लॉक तोड़ा गया तो वहां उसी प्राइम सस्पेक्ट हेमराज की डीकंपोजिंग बॉडी मिली। मतलब जो प्राइम सस्पेक्ट था वो एक्चुअली सेकंड विक्टिम था। इस एक डिस्कवरी ने यूपी पुलिस की पूरी इनिशियल थ्योरी को बिल्कुल पलट कर रख दिया। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर इन मर्डर्स के पीछे पेरेंट्स नहीं थे तो फिर आखिर कौन था? और यही वो पॉइंट है जहां से ये इन्वेस्टिगेशन 2 बिल्कुल एक्सट्रीम और विरोधाभासी दिशाओं में चली जाती है। सेक्शन 3, थ्योरी 1, द सर्वेंट्स। यहां इन्वेस्टिगेशन पहली सीबीआई टीम के पास जाती है जिसे अरुण कुमार लीड कर रहे थे और सस्पेशन डायरेक्टली शिफ्ट होता है 3 डोमेस्टिक वर्कर्स पर, कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल। अब ये जानना जरूरी है कि इस पहली टीम की पूरी थ्योरी एंटायरली कंट्रोवर्शियल नार्को एनालिसिस टेस्ट पर बेस्ड थी। दावा यह किया गया कि इन सस्पेक्ट्स ने कन्फेस किया कि नशे की हालत में एक ऑल्टरकेशन हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश की गई और फिर मर्डर्स हुए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ड्रग इंड्यूस्ड कन्फेशंस में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे और इन बातों को प्रूव करने के लिए 0 corroborating फिजिकल एविडेंस था। और ये फैक्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है इस केस के रशौमेन इफेक्ट को। एक ही क्राइम लेकिन इंटरप्रिटेशंस देखिए। टीम 1 ने सस्पेक्ट किया कि मर्डर वेपन एक कुकरी यानी नेपाली नाइफ था, लेकिन बाद में टीम 2 ने आर्ग्यू किया कि वुंड्स परफेक्टली एक गोल्फ क्लब और डेंटल स्कैल्पल से मैच करते हैं। तो जब हार्ड एविडेंस के अभाव में उन सर्वेंट्स को रिलीज कर दिया गया तो हमें सोचना पड़ेगा आखिर इस सेकंड सीबीआई टीम को ऐसा क्या नया मिला जिसने इन्वेस्टिगेशन को एक बार फिर से ड्रास्टिकली पिवट कर दिया। सेक्शन 4, थियरी 2, द पेरेंट्स। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि 2009 में एक ब्रांड न्यू सीबीआई टीम टेक ओवर करती है और उनका पूरा फोकस वापस राजेश और नुपुर तलवार पर चला जाता है। इस सेकंड टीम ने जो केस बनाया वो पूरी तरह सर्कमस्टेंशियल था। प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट था कि अपार्टमेंट में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, क्राइम सीन एक्सप्लिसिटली ड्रेसअप किया गया था, इंटरनेट राउटर की अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटी थी, छत की चाबियां गायब थी और क्लीनअप के अटेम्प्ट्स थे।
इन्हीं बातों को बेस बनाकर ये सजेस्ट किया गया कि पेरेंट्स ने ही मर्डर्स किए हैं और सेकंड बॉडी को रूफ पर छुपाया है। अगर हम इन दोनों सीबीआई टीम्स की अलग-अलग इन्वेस्टिगेशंस को समराइज करें तो कॉन्ट्रास्ट एकदम स्टार्क है। प्राइम सस्पेक्ट्स सर्वेंट्स से लेकर पेरेंट्स तक बदल गए, मोटिव असॉल्ट से अचानक फिट ऑफ एंगर हो गया और वेपन कुकरी से गोल्फ क्लब बन गया। ये डायरेक्टली एम्फसाइज करता है कि इस केस की फोरेंसिक इंटरप्रिटेशंस कितनी शिफ्टिंग और अनरिलायबल रही हैं। लेकिन पेरेंट्स के खिलाफ एक सर्कमस्टेंशियल केस बिल्ड करने के बावजूद दिसंबर 2010 में सीबीआई ने एक्चुअली एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। उनका कहना था कि केस चलाने के लिए उनके पास हार्ड एविडेंस में बहुत ही क्रिटिकल गैप्स हैं, इसलिए केस को फॉर्मली क्लोज कर देना चाहिए। सेक्शन 5 द लीगल रोलर कोस्टर। अब कोर्टरूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं उस अनप्रेसिडेंटेड लीगल व्हिपलैश को जिसने इस सागा के फाइनल चैप्टर्स डिफाइन किए। ये लीगल ट्विस्ट वाकई शॉकिंग था। दिसंबर 2010 में सीबीआई केस क्लोज करना चाहती है, लेकिन फरवरी 2011 में मैजिस्ट्रेट उस क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट करके ट्रायल ऑर्डर कर देते हैं। इस प्रोसीजर का एंड रिजल्ट ये था कि नवंबर 2013 में पेरेंट्स को फॉर्मली लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2017 में मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने इस कन्विक्शन को कंप्लीटली रिवर्स कर दिया। सीबीआई की थियरी को कैस्टिगेट करते हुए एग्जैक्टली इन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक इम्पॉसिबल हाइपोथेसिस। कोर्ट ने इस बात पर पूरा जोर दिया कि कानून में सिर्फ सस्पिशन या शक के आधार पर किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। एविडेंस असंतोषजनक था और इसीलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हुए तलवार्स को पूरी तरह से अक्विट कर दिया गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद आखिर में यही एक प्रोवोकेटिव थॉट दिमाग में रह जाता है, क्या हमें कभी सच में पता चल पाएगा कि उस रात नोएडा के उस अपार्टमेंट में एक्चुअली क्या हुआ था? ये केस हमें क्लियरली याद दिलाता है कि फोरेंसिक एविडेंस कितना फ्रेजाइल हो सकता है और कैसे एक ट्रेजेडी, मिसमैनेजमेंट और एविडेंस की कमी की वजह से शायद हमेशा के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ऐसे डार्क क्राइम केस, हॉरर मिस्ट्री और छुपे हुए सच वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो रियान केस बुक को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली वीडियो किस क्राइम केस, हॉरर स्टोरी या डार्क मिस्ट्री पे चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट केस, रियान केस बुक।